फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन। आज है लेक्चर नंबर 8। इससे पहले हम लोग 7 लेक्चर कवर कर चुके हैं, जिसमें पिछला जो क्लास था हम लोग का वो ये था। पिछली कक्षा में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा त्रिभुजों के समरूपता और अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को स्थापित करना। इनफैक्ट अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को स्थापित करने के लिए ही हम लोग को इसे टॉपिक पढ़ना पड़ा था, वैसे ये मैथ का टॉपिक है। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र को प्रमाणित कैसे किया जाता है। उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र को प्रमाणित करना आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना ज्यादा समय गंवाए। उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र को प्रमाणित करना। यहाँ पे देखिए हम लोग एक उत्तल दर्पण ले लिए हैं। ये उत्तल दर्पण है और इस उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु रखी हुई है, ये ए बी, और इस ए बी का जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे यहाँ पे ए डैश बी डैश बन रही है। उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। ये हम एक एज्यूम कर लिए हैं, तो इसको पहले यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। माना कि एक उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष पर, माना कि एक उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष पर स्थित एक वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। एक उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को हम ए बी मान लेते हैं और उसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, नहीं तो फिर याद करने में दिक्कत हो सकता है, तो इसलिए इतना लैंग्वेज काफी है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें सिद्ध करना है 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। कल भी प्रमाणित किए थे 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। कल वाला वीडियो अगर आप अच्छे से देखे होंगे तो आज इस लेक्चर में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जहां यहाँ पे जो f, इसको केवल बता देते हैं, लिखना कोई जरूरी है नहीं। तो यहाँ f फोकस दूरी, v प्रतिबिंब दूरी तथा u वस्तु दूरी है, और इन्हीं तीनों में हमें संबंध स्थापित करना आता है। वास्तव में दर्पण सूत्र जो है वो फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी तथा वस्तु दूरी के बीच एक संबंध है, इसे ही हमें स्थापित करना है। तो इसके लिए कुछ प्रमाण लेके चलेंगे हम लोग यहाँ पे। इसका क्या प्रमाण हो सकता है? किसी भी चीज को प्रमाणित करने के लिए प्रमाण तो प्रस्तुत करना ही पड़ता है, तो हम भी कुछ प्रमाण प्रस्तुत करने वाले हैं यहाँ पे। और पिछले क्लास में पढ़ा हुआ काम आने वाला है, जो हम लोग पढ़े थे त्रिभुजों की समरूपता। तो अभी हम लोग जो 2 त्रिभुज लेने वाले हैं वो सबसे पहले ये है, यहाँ देखिएगा ए बी सी, ये वाला त्रिभुज ए बी सी, ये बड़ा वाला त्रिभुज पहले लिख देते हैं, नहीं तो फिर भुला जाइएगा। ए दूसरा कलर, त्रिभुज ए बी सी, तथा एक और कौन सा त्रिभुज लेने वाले हैं, वो ये है, दूसरा त्रिभुज है ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी। और फिर से एक बार, पहला वाला कौन था, ए बी सी, यहां से एक यहां तक है, और दूसरा जो है वो यहां से यहां तक। ये दोनों त्रिभुजों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्या ये दोनों समरूप हैं या नहीं, अगर हैं तो कैसे हैं, नहीं तो क्यों नहीं। तो दूसरा जो त्रिभुज है वो है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या बराबर हो सकता है वो हम लोग पहले समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये जो त्रिभुज है ये प्रधान अक्ष पर लंबवत खड़ा है, तो यहाँ का जो मान होगा इस एंगल का वो 90 डिग्री का होगा, और ये भी 90 डिग्री का होगा। दोनों वस्तु और प्रतिबिंब दोनों जो है प्रधान अक्ष के लंबवत है, अतः यहाँ पे भी 90 डिग्री का एक कोण बन रहा है और यहाँ पे भी। तो इसका मतलब दोनों 90 का है, तो दोनों आपस में बराबर भी होगा। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी जो है उसका मान, एंगल ए बी सी का मान बराबर हो जाएगा एंगल ए डैश बी डैश सी के, एंगल ए डैश बी डैश सी। ये दोनों एंगल जो है आपस में बराबर होंगे, एंगल ए डैश बी डैश सी। और बराबर क्यों होंगे? क्योंकि दोनों का मान जो है वो 90 डिग्री के बराबर है।
तो हम बोल सकते हैं इस आधार पर कि ये दोनों जो है कोण बराबर है। आगे एक और कोण को बराबर देखना होगा, तो वो देखिए यहाँ पे जो दोनों त्रिभुज है ए बी सी ये वाला, और जो दूसरा त्रिभुज है ए डैश बी डैश सी, दोनों त्रिभुज के लिए एक कोण जो है वो उभयनिष्ठ है, और वो कोण है ये वाला। ये वाला जो एंगल है वो त्रिभुज ए बी सी में भी आता है, ए बी सी इसमें भी आ रहा है कोण सी, और जो दूसरा त्रिभुज है ए डैश बी डैश सी इसमें भी कोण सी आ रहा है, यानी कि ये वाला एंगल दोनों में है, तो दोनों में तो समान मान प्रस्तुत करेगा। तो इससे स्पष्ट होता है कि इसका वाला एंगल ए सी बी बराबर हो जाएगा इसका वाला एंगल ए डैश सी बी डैश। हालांकि ये लिखने का तरीका अलग है, लेकिन दोनों वास्तव में एक ही एंगल का बात कर रहा है, तो इससे पता चलता है कि दोनों आपस में बराबर भी होगा। तो हम ऐसा इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि ये उभयनिष्ठ कोण है, कोई अलग अलग कोण नहीं है, बल्कि लिखने का तरीका अलग है, नाम अलग है, उभयनिष्ठ कोण। एक बार फिर से इसको समझेंगे। ये जो एंगल है एंगल सी, ये एंगल सी जो है वो ए बी सी बोले, ए सी बी बोले तो भी इसी एंगल की बात हो रही है, और ए डैश सी बी डैश बोले तो भी इसी एंगल की बात हो रही है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों कोण एंगल ए सी बी तथा ए डैश सी बी डैश दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि दोनों उभयनिष्ठ कोण है। तो किसी भी त्रिभुज के दो कोण यदि समान होते हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, पिछले क्लास में पढ़े हम लोग। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी जो है वो त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के समरूप है, सर्वांग सम नहीं, समरूप। और समरूप कैसे है, तो इसकी जो कसौटी है वो है एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप हो गए, समरूपता से। तो यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इसके गुणधर्म भी हम लोग को पता है, तो इसके गुणधर्म को लेके चलेंगे। तो दो त्रिभुज यदि समरूप होते हैं इसके क्या गुणधर्म है कि संगत भुजाएं समानुपाती होती है, समान नहीं बल्कि समानुपाती होती है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि दो संगत भुजाएं, जैसे कि ये वाला त्रिभुज का ए बी और ये छोटा वाला त्रिभुज का ए डैश बी डैश, ये दोनों संगत भुजाएं हैं, और इन संगत भुजाओं का अनुपात लेंगे हम। सबसे पहले इनका अनुपात ले लेते हैं, ए बी बटा में ए डैश बी डैश। ये एक संगत भुजा ढूंढ लिया और उन दोनों का अनुपात निकालिए। तो ये जो अनुपात होगा वो दो अन्य संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा, अर्थात ये जो भुजा है बीसी और बी डैश सी के अनुपात के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों भी संगत भुजा है। ये बीसी के संगत कौन हो जाएगा, बी डैश सी, और ये दोनों भुजाओं के अनुपात जो है वो उसी के बराबर होगा जो कि पहले वाले दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर है, यानी ये बराबर हो जाएगा बीसी और बी डैश सी के अनुपात के। एक और अनुपात बराबर हो जाएगा, वो होगा ये ए से लेकर सी तक की दूरी ए सी और ए डैश सी, इन दोनों के अनुपात भी समान होंगे, लेकिन हम यहाँ पे इसका यूज, हमें जो है इसका जरूरत नहीं है, इसलिए इसका यूज करने वाले नहीं है यहाँ पे। वैसे हम चाहे तो लिख जरूर सकते हैं कि ए सी अपॉन ए डैश सी भी बराबर ही होगा, लेकिन हमें जरूरत केवल इन दोनों का है, तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के हम ये लिख देते हैं कि ए बी अपॉन ए डैश बी डैश जो है वो बराबर है बी सी अपॉन बी डैश सी के, और ये हमारा समीकरण 1 हो गया। इसे समीकरण 1 के रूप में रख लेते हैं, फिर आगे इसका यूज होने वाला है। एक बार और दो त्रिभुजों को हमें समरूप करने की आवश्यकता है। तो अब हम लोग दो त्रिभुज जो लेके चलने वाले हैं वो अलग है। यहाँ पे जो है इस बिंदु का नाम देते हैं, ये है M, और ये जिस बिंदु पे लंब गिराया गया है 90 डिग्री का, ये है N। तो अभी जो हम त्रिभुज लेने वाले हैं वो है त्रिभुज MNF, त्रिभुज MNF, त्रिभुज MNF तथा त्रिभुज A डैश B डैश F, त्रिभुज MNF तथा त्रिभुज A डैश B डैश F। इन दोनों त्रिभुजों की बात की जाए, त्रिभुज MNF तथा त्रिभुज A डैश B डैश F, इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या बराबर हो सकता है। तो इन दोनों त्रिभुजों को पहले देखते हैं, देखने से ना पता चलेगा क्या बराबर है। ये एक त्रिभुज हो गया और ये दूसरा त्रिभुज हो गया। तो इन दोनों त्रिभुज में ये वाला कोण तो 90 डिग्री का है ही, एक संगत कोण दोनों 90 डिग्री का। तो कौन कौन सा, एंगल MNF का जो मान है वो एंगल A डैश B डैश F के बराबर होगा, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। तो इस शब्दों में कैसे लिखेंगे, MNF बराबर A डैश B डैश F।
एंगल एम एन एफ बराबर एंगल ए डैश बी डैश एफ, ये हो जाएगा। अब दूसरा कौन कौन बराबर हो सकता है, तो इसमें भी ये वाला एक एंगल जो है वो उभयनिष्ठ है, एंगल एफ, क्योंकि एफ दोनों में आ रहा है। तो ए डैश एफ बी डैश बोले या एम एफ एन बोले, दोनों तो एक ही एंगल की बात हो रही है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो दो एंगल का भी नाम लिए हैं वो दोनों आपस में बराबर है, यानी एंगल एम एफ एन जो है वो इक्वल है एंगल ए डैश एफ बी डैश के। और दोनों का रीजन तो लिखे ही नहीं, ये 90 डिग्री है और ये जो है उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण। तो फिर चूंकि दो कोण बराबर मिल गया, इस आधार पे हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज एम एन एफ जो है वो बराबर हो गया त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ के, और वो है एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से। तो फिर से वही बात, यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उसके कुछ गुणधर्म हैं, और वो गुणधर्म क्या है कि संगत भुजाएं आपस में समानुपाती होती है। तो इसके भी संगत भुजाएं होंगी, जैसे एम का संगत है ए डैश बी डैश और एन एफ का संगत है बी डैश एफ। एम एन एम एन एम एन एम एन अपॉन ए डैश बी डैश, ये दोनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा एन एफ अपॉन बी डैश एफ के, इन दोनों संगत भुजाओं के अनुपात के। अब इसको आगे बढ़ाया जाए थोड़ा सा, और इसके लिए थोड़ा सा फिर चित्र को देखेंगे, और यहां से हमें एक चीज दिखाई दे रहा होगा कि ए बी एन एम एक आकृति बन रही है, बचपन में बहुत पढ़े हैं इसके बारे में। ए बी एन एम, ये जो आकृति बनी ये एक आयत है, ये जो आकृति है ए बी एन एम वो आयत है। तो आयत के आमने सामने वाली भुजा आपस में बराबर होती है। तो इस आधार पे हम एम एन को जो है बदल के ए बी के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसे लिखेंगे कि क्योंकि ए बी एम एन एक आयत है, आयत है, इसलिए ए बी बराबर एम एन होगा, सामने सामने वाली भुजा बराबर होती है। तो अब फिर से इस समीकरण को लेके जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो एम एन की जगह पे हम ए बी का यूज करेंगे, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल एन एफ अपॉन बी डैश एफ। हमारा समीकरण कुछ इस प्रकार हो गया, लेकिन इसमें थोड़ा सा और चेंज करना चाहेंगे हम। थोड़ा सा और क्या चेंज करना चाहेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि बिंदु M इतना दूर है तो NF का मान जो है वो PF से थोड़ा अलग है, लेकिन जैसे ही बिंदु को और पास लाएंगे इधर, तो पास लाने पर जैसे ही बिंदु को पास लाते हैं तो यहां से लंब गिराने पर जो अगर मतलब यहां से लंब गिराते तो ये जो बिंदु N है वो यहां ना होके पास में होता। अगर इस बिंदु को और पास में लाते हैं यहाँ पे, तो यहां से गिराया गया लंब जो है बिंदु N P के एकदम पास में होता। और यदि ऐसे ही करते करते हम बिंदु M को एकदम P के निकट ला दे इस बिंदु पर, तो इस बिंदु पर लाने पर क्या होता है कि यहाँ से लंब भी गिराएंगे तो इसी बिंदु पे आएगा, और इस स्थिति में क्या होगा कि NF का जो मान है वो अब PF के बराबर हो जाएगा। तो ये जो स्पेशल कंडीशन है कि यदि बिंदु M P के निकट हो तो इस स्थिति में NF का जो मान है वो PF के बराबर हो जाता है। अर्थात यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, यदि बिंदु M P के निकट हो, निकट हो, तो यदि बिंदु M P के निकट हो तो NF का जो मान है वो PF के बराबर हो जाएगा। यदि बिंदु M P के निकट हो तो इसके द्वारा डाला गया लंब जो है वो इसी बिंदु पे आ जाएगा, अर्थात बिंदु N एकदम P के पास में होगा, अतः NF का जो मान है वो PF के बराबर हो जाएगा तब जब M एकदम P के पास में हो तब। तो इससे पता चलता है कि NF जो है वो PF के बराबर है, और इसका यूज हम करेंगे इस समीकरण में फिर से, AB अपॉन A डैश B डैश जो है बराबर NF के जगह पे हम ये वाला मान रख देंगे PF, NF की जगह पे PF रख दिए और अपन में B डैश F होगा। ये जो समीकरण है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ये काम का है। लेकिन
इसमें से भी हम ढूंढेंगे कुछ जरूरी चीज है, क्योंकि हमें जो संबंध स्थापित करना है वह स्थापित करना है एफ, भी और यू में। तो इसमें से जो राशि यानी कि जो भी लिखा हुआ दूरी है, ए बी है, चाहे ए डैश बी डैश है, पी एफ है या फिर बी डैश एफ है, इसमें से यू, भी या एफ के रूप में मान किसी न किसी रूप में दे रहा होगा, तो इसको छोड़ेंगे नहीं, तो इसको रूप बदल के दूसरे रूप में लिखना चाहेंगे ताकि हमारे लिए ज्यादा उपयोगी हो सके। तो हम चित्र को ही देख के ये पता करेंगे कौन उपयोगी है कौन नहीं। हालांकि ये हमारे लिए अभी समीकरण 2 बनता है। अब हम समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना करेंगे। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 यहाँ पे देख सकते हैं आप और समीकरण 2 यहाँ पे। तो 1 और 2 में दोनों का जो बायां पक्ष है वो बराबर है, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इसमें भी है और ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इसमें भी है। तो ये दोनों समीकरण का यदि बायां पक्ष बराबर है तो दाएं पक्ष भी आपस में बराबर हो जाएंगे। वो कैसे? तो फिर से पिछले वीडियो में भी समझाया गया है, लेकिन एक बार फिर से बता देते हैं कि यदि हमसे कहा जाए कि a जो है वो x के बराबर है और इसको समीकरण 1 बनाया जाए, और फिर कुछ देर बाद बोला जाए कि a जो है वो y के बराबर है और इसको समीकरण 2 बनाया जाए, तो समीकरण 1 और 2 को दोनों को जैसे ही हम पढ़ते हैं तो हमारे मन में ये स्पष्ट हो जाता है कि यदि x a के बराबर है और a y के बराबर है तो इससे स्पष्ट है कि x और y दोनों आपस में भी बराबर होगा। अर्थात हम बोल सकते हैं कि यदि किसी समीकरण के बायां पक्ष आपस में बराबर हो तो दायां पक्ष भले देखने में बराबर लगे या न लगे, लेकिन दोनों का मान वास्तव में आपस में बराबर होंगे। तो समीकरण 1 और 2 से यह स्पष्ट होता है कि इसका दायां पक्ष यानी कि BC अपॉन बी डैश सी जो है वो बराबर हो जाएगा PF अपॉन बी डैश एफ के। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो जरूरी होगा उसको रखेंगे, बाकी सबको हमें बदलने की जरूरत है। चित्र को देखा जाए, मान कौन कौन सा है? BC और बी डैश सी। BC, B से लेके C तक की दूरी, ये वाला B से लेके जो C तक की दूरी है इसको हम क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोल सकते हैं। B से C तक की दूरी को तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। ना U है, ना V है, ना F है ना ना U है, ना V है, ना F है। तो इसको बदलना पड़ेगा थोड़ा सा। बदलेंगे कैसे? तो BC को BP लिखेंगे और BP प्लस CP, यानी कि लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया जाए। यदि BC को हम ऐसे लिख दें कि BP और प्लस CP है तो कुछ दिक्कत होने वाला है नहीं। वास्तव में BC की ही बात हो रही है, लेकिन दूसरे तरीके से कहा जा रहा है BP प्लस CP। और ऐसा करने से हमें कुछ फायदा है तब ऐसा कर रहे हैं। क्या फायदा है कि अगर हम BP लिखते हैं इसको तो ये ध्रुव से वस्तु की दूरी है, जिसे हम लोग वस्तु दूरी कहते हैं, ये U है। तो इसलिए ये जरूरी हो ही गया कि ये अच्छा है, यूजफुल है ये। और CP, C से P तक की जो दूरी है वो वक्रता त्रिज्या है R, और R का मान जो है वो 2F के बराबर होता है, और F तो हमें चाहिए ही संबंध स्थापित करने के लिए। तो इसलिए ये भी जरूरी हो गया और ये भी जरूरी हो गया। इसलिए हम BC को BC ना लिख के लिखेंगे BP प्लस CP। और क्या परिवर्तन करने की जरूरत है? तो और जो परिवर्तन करने की जरूरत है वो देखा जाए B डैश C। क्या B डैश C हमारे लिए यूजफुल है? B डैश यहाँ पे है, B डैश C। इसको थोड़ा सा मिटा के हम साफ लिख देते हैं। पूरा मिट गया है। इसको यहाँ पे है N, यहाँ पे है B डैश A डैश और यहाँ पे है F। तो जो ये B डैश C है, B डैश C, ये भी कुछ नहीं है, ना U है, ना V है, ना F है, तीनों में से कुछ नहीं है। और उस रूप में लाने का कोशिश करना है हमको। तो BC को जो है BC ना लिख के क्या लिखे कि ये हमारे लिए जरूरी हो जाए? तो क्या हम BC को CP लिखकर, CP पहले लिखेंगे और CP में से ये वाला घटा देंगे। BC ये जो CP है, CP लिखकर और CP में से ये वाला इतना B डैश P घटा देंगे, थोड़ा सा अलग रंग से। ये जो है C से P तक की दूरी, इसको पहले पूरा लिख लेंगे CP, और CP में से क्या करते हैं कि ये वाला घटा देते हैं।
बी डैश पी को, तो घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा जो चाहिए। बी डैश सी की ही तो बात हो रही है, तो बी डैश सी भी मिल जाएगा और हमें कुछ जरूरी राशि भी मिल जाएगी। तो हम क्या लिखने वाले हैं, बी डैश सी को जो है, बी डैश सी ना छोड़ के हम इसको ऐसे लिखेंगे सीपी, सीपी पूरा यहां से यहां तक, उसमें से घटाना है हमको बी डैश पी, बी डैश पी, तो इससे फिर हमें बी डैश सी भी मिल गया। अब ये दोनों जरूरी भी है। सीपी के बारे में पहले ही चर्चा कर दिए कि ये 2f के बराबर है, जो हमारे लिए यूजफुल है। और बी डैश पी, इस बिंदु पे जो है वस्तु नहीं प्रतिबिंब रखी हुई है, और ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं भी, और भी हमें चाहिए, भी की जरूरत है, अतः ये दोनों भी अब यूजफुल हैं। और कोई है जो यूजलेस है, उसको भी बदला जाए, यूजफुल यूजलेस को यूजफुल बनाया जाए। बी डैश एफ के बारे में बात की जाए, बी डैश एफ, बी डैश से लेकर एफ तक की जो दूरी है, इसको भी हम कुछ नहीं कह सकते हैं, यू बी एफ आर कुछ भी नहीं है ये, तो इसको कैसे बदला जाए, तो इसको भी ऐसे लिखेंगे, P से F तक लिख लेंगे, P से F तक, और उसमें से B डैश से P तक घटा देंगे। तो P से F तक लिखेंगे तो PF हो जाएगा फोकस दूरी, और उसमें से घटाएंगे क्या, P से B डैश तक, जो कि हो जाएगा प्रतिबिंब दूरी। तो दोनों हमारे लिए यूजफुल भी हो जाएगा, और हम जो चाहते हैं उसमें कोई परिवर्तन भी नहीं होगा। तो जो अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें, पहले इसको मिटा दिया जाए, B डैश एफ को हम ऐसे लिख सकते हैं, बी डैश एफ को पी एफ माइनस बी डैश पी, इस रूप में चेंज करेंगे तो पी एफ जो है वो फोकस दूरी है, छोटा वाला एफ जो कि बिल्कुल चाहिए, और बी डैश पी तो प्रतिबिंब दूरी है ही। और कोई है जो यूजलेस है, अच्छा पी एफ, तो पी एफ हमारे लिए यूजफुल है, पी एफ यूजलेस नहीं है, पी एफ तो है ही फोकस दूरी, तो इसको बदलने की जरूरत नहीं है। यानी कि अब जो है हम लोग चेंज करने वाले हैं इसको, कैसे चेंज करेंगे, तो BC को लिख देंगे BP, BP और प्लस CP, B डैश C को लिख देंगे CP माइनस B डैश P, PF को PF ही छोड़ देते हैं क्योंकि ये हमारे लिए जरूरी है, और B डैश F जो है, B डैश F उसको चेंज करेंगे PF माइनस B डैश F के रूप में, सही है, PF माइनस B डैश, नहीं गलत हो जाएगा, B डैश P, B डैश P के रूप में। तो इस तरह से हम इन सभी तीनों को चेंज करने वाले हैं। तो ये जो समीकरण है वो आगे बढ़ के कुछ ऐसा दिखाई देगा, BC के जगह पे हम लोग लिखेंगे BP प्लस CP बटा में BP प्लस CP बटा B डैश C को क्या लिखेंगे, CP माइनस B डैश P बराबर PF जो है उसको PF ही छोड़ देना है, PF, अब बटा में B डैश F को लिखना है PF माइनस B डैश P। अब जो है चिन्ह परिपाटी नियम का यहां से उपयोग किया जाएगा, चिन्ह परिपाटी नियम, चिन्ह परिपाटी नियम से, चिन्ह परिपाटी नियम क्या कहता है कि BP यानी कि बिंदु B से P तक की दूरी को हम वस्तु दूरी कहेंगे, और आपतित किरण की दिशा इधर है और दूरी जो मापी जा रही है वो आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी जा रही है, इसलिए जो BP का मान होगा वो माइनस में लिया जाएगा, और है वस्तु दूरी तो इसलिए U लिखेंगे। तो BP जो है वो है U यानी वस्तु दूरी, लेकिन इसे माइनस में लिया जाएगा क्योंकि विपरीत दिशा में मापी गई दूरी है। दूसरी बात CP जो है C से P तक की दूरी, यह है वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या जो है 2f के बराबर होता है, और 2f का r बराबर तो हो गया 2f, CP का मान 2f होने वाला है, लेकिन ये से प्लस में लेना है कि माइनस में, तो देखिए आपतित किरण की दिशा इधर है और दूरी भी जो है आपतित किरण के ही दिशा में मापी गई है, तो इसलिए यहाँ पे जो है प्लस में ही लेना है, CP का जो मान हो जाएगा वो प्लस में 2f हो जाएगा। ये CP हो गया, तो इसका भी बात हो गया। अब B डैश P की बात करते हैं, B डैश P, अच्छा यहाँ से जगह है तो थोड़ा सा बगल में भी तो लिखा ही जा सकता है, B डैश P, B डैश P क्या है, यहां से देखिए B डैश और P, B डैश से P तक की दूरी जो है यानी प्रतिबिंब से ध्रुव के बीच की दूरी को हम प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, और प्रतिबिंब दूरी को भी से सूचित किया जाता है, और ये भी प्लस में होगा कि माइनस में, भी सोचने वाली बात है।
तो यहाँ फिर से ये आपतित किरण के ही दिशा में मापी गई दूरी है, ध्रुव के इस तरफ, तो इसलिए भी जो है वो भी प्लस में ही होगा। तो यहाँ पे जो है बी डैश पी को हम लिखेंगे भी, वो भी प्लस में, माइनस में नहीं। अब बी डैश पी इसका भी बात हो गया, बच गया केवल पी एफ का, फोकस दूरी की बात की जाए। अच्छा यहाँ पे लिखे हुए हम फिर से यही लिख रहे हैं ये भी। अब एक बच गया लास्ट पी एफ जो कि फोकस दूरी है, पी एफ फोकस दूरी, और वो भी फोकस दूरी एफ जो है वो प्लस में लिया जाएगा क्योंकि आपतित किरण के दिशा में ही है, तो इसलिए ये भी जो है वो छोटा वाला एफ। अब इन मानों को इस समीकरण में रखकर हम हल करने वाले हैं। तो बीपी को क्या लिखेंगे, माइनस यू, और प्लस सीपी को क्या लिखेंगे 2f अपॉन सीपी को क्या लिखेंगे फिर से 2f, और माइनस बी डैश पी को क्या लिखेंगे भी, बी डैश पी को भी लिखेंगे। वास्तव में इसका मान प्लस में ले जा रहा है, बीच में माइनस है इसलिए माइनस दिख रहा है, बराबर पीएफ को छोटा वाला एफ लिखेंगे, फिर से पीएफ तो फिर से छोटा वाला एफ, बीच में माइनस तो माइनस, बी डैश पी के जगह पे फिर से भी, और इसमें हम क्या करेंगे कि तिरछा तिरछी अब इसी में गुना करा देंगे। तो यहाँ पे इसका गुना, इसका जो गुना है वो इसके साथ होगा, माइनस यू प्लस 2f इंटू एफ माइनस भी, बराबर दाया पक्ष में क्या हो जाएगा कि f का गुना इसके साथ कराना है, f इंटू 2f माइनस भी, ये हो जाएगा। तो इसे और आगे बढ़ाया जाए, अगले पेज पर इसको लिखना है, यहाँ पे फिर दिक्कत हो जाएगा। माइनस यू प्लस 2f, माइनस यू प्लस 2f, और f माइनस भी बराबर f इंटू 2f माइनस भी, f इंटू 2f माइनस भी, इसको गुना कराना है। तो माइनस यू का जो गुना है वो इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी, वितरण नियम, और फिर इसका भी गुना इसके इन दोनों के साथ कराना है। तो इस तरह से गुना करा देते हैं, बहुपदों का गुना आप लोगों को पता होगा। तो माइनस यू इंटू एफ हो जाएगा माइनस यू एफ, फिर माइनस यू इंटू माइनस भी हो जाएगा प्लस यू भी, लिखेंगे। पहले इसको व्यवस्थित किया जाए, हिल रहा है, क्या हो जा रहा है, इसको छोड़ देते हैं, ज्यादा जिद्दी अच्छी बात नहीं है। माइनस यू इंटू एफ, माइनस यू एफ हो गया, और माइनस यू इंटू माइनस भी प्लस यू भी हो गया। फिर इसका गुना इसके साथ कराएंगे, 2f इंटू एफ हो जाएगा प्लस में 2f स्क्वायर, और फिर 2f इंटू माइनस भी, तो ये हो जाएगा माइनस 2vf इक्वल, अब इस तरफ आते हैं, f इंटू 2f हो जाएगा ये 2f स्क्वायर, और फिर f इंटू माइनस भी, तो ये हो जाएगा माइनस vf। आगे बढ़ते हैं, यहां से जो है इस तरफ भी 2f स्क्वायर है और इस तरफ भी 2f स्क्वायर है, कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस में है तो इसको इधर ही छोड़ देते हैं, और माइनस वाले इन सभी को उस तरफ ले जाते हैं, u भी इधर ही छोड़ दिए, और इस तरफ जो है एक है माइनस vf, और ये इस तरफ आया तो प्लस में हो गया 2vf, और ये जो माइनस में uf था ये भी इधर आके हो गया प्लस uf, और आगे इसको बढ़ाएंगे तो ये हो गया u भी इक्वल 2vf में से एगो vf घटा दीजिए क्योंकि एक माइनस में और दो प्लस में है, तो एक vf बच गया, और प्लस इधर हो गया uf। अब जो है हम दोनों तरफ uvf से भाग लगा देते हैं, दोनों तरफ uvf से भाग देने पर, दोनों तरफ जैसे ही हम uvf से भाग देंगे तो इधर है uv अपॉन uvf इक्वल, यहाँ पे 1 बाई uvf से भाग देने के बजाय हम 1 बाई uvf से गुना भी कर सकते हैं, इंटू vf प्लस uf। आगे बढ़ते हैं, तो यहां से u और u कट गया और v भी कट गया,
इस तरफ है 1/f इक्वल इधर 1/u_v_f इंटू vf प्लस 1/u_v_f इंटू uf। ये जो मल्टीप्लाई है इसको ठीक कर देते हैं। हाँ, तो इधर कौन कौन सा कट रहा है, v से v कट गया, f से f कट गया, यहाँ भी f से f कट गया और u से u कट गया। तो जो हमारा समीकरण है वो अब ये हो गया है 1/f इक्वल 1/u प्लस 1/v। क्या यही प्रूफ करना था? हाँ, लग तो रहा है कि यही प्रूफ करना था और हो भी गया 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। अब इसे थोड़ा सा अपने तरीके से सजा देते हैं, क्योंकि कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है, शायद ऐसा जो हमें सिद्ध करना था, ऐसा v और u, यानी v पहले है u बाद में, तो वो तो हमारी मर्जी, योग है, जोड़ में तो हम उल्टा सीधा कर ही सकते हैं। 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u लिख देंगे, इसमें हमारा कोई गलती नहीं है, ये बस हमारी मर्जी है, मन करेगा तो लिख ही सकते हैं। तो ये हो गया हमारा दर्पण सूत्र उत्तल दर्पण में। अवतल दर्पण में तो कल ही कर चुके थे, आज हो गया उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो इसके बचे हुए टॉपिक्स है आगे करते रहेंगे, 2-3 लेक्चर में और खत्म हो जाएगा। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। लेकिन जो जरूरी बात है वो एक बार फिर से, यदि आप चाहते हैं डेली लेक्चर्स के सीरियल बाय नोट्स, प्रतिदिन का अभ्यास प्रश्न, डीपीपी, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारा, और वो भी पीडीएफ के रूप में, प्लस क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन तथा मॉडल पेपर, इन सभी चीजों को यदि आप एक ही जगह पे चाहते हैं ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े और तैयारी अच्छे से हो पाए, अच्छा नंबर ला सके, तो वीडियो में नीचे कुछ नंबर दिखाई दे रहा होगा, उस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।